हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त हितेश शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईटी जेईई नीट हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री एंड केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री इज कंटिन्यू द प्रोसेस। और आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 to 4 के अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक्स की दुकान खोल के रख दी थी, जिसमें हमने हाफ लाइफ पीरियड के न्यूमेरिकल कैसे विद इन 5 सेकेंड्स आप कर सकते हैं, ऑर्डर के मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन उसमें आप 3 सेकंड्स के अंदर कैसे न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। उसी प्रकार आरएनए सिक्वेशन का वन शॉर्ट लेक्चर मैंने बनाया है। तो इससे पहले जो लेक्चर 1 to 4 आप जरूर देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 5 पर आइए। अब हम 2 लेक्चर डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेक्चर नंबर 5 और एक लेक्चर और आएगा लेक्चर नंबर 6। इसमें हमने प्रीवियस ईयर की नीट की और जेईई मेंस की प्रॉब्लम ली है एंड दिस विल बी द प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच लाइक Q&A अप्रोच। अब हम क्वेश्चन और आंसर से कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है, और वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके अपने इस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर को एक नया अंजाम देंगे। और बहुत ही लास्ट डिस्कशन रहेगा लेक्चर नंबर 5 और 6 में, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं और इन प्रॉब्लम से आपके केमिकल काइनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। और देखो, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखो, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि आप जेईई मेंस की प्रॉब्लम ना लगा सकते हो। ठीक है, नीट के जो एस्पिरेंट्स है वो अगर जेईई मेंस की प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है। और जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जेईई मेंस की पीवाईक्यू लगाने से पहले अगर वो नीट के पीवाईक्यू अगर सोल्व कर लें तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो रैंडमली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेईई मेंस और नीट के दोनों पीवाईक्यू दोनों साथ लेकर चलिए, डेफिनेटली उससे एक फायदा होगा कि आपके सारे फंडामेंटल एक ही चैप्टर को लेकर क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। पहला देखिए, बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैसे टैकल करना है वो आपको बताते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि an organic compound undergo first order decomposition। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन शो करता है, मतलब ऑर्डर रिएक्शन का बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर है। the time taken for the decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A0 है, ठीक है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1/8 और 1/10 हो गई है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है T1/8 एंड T1/10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब 2 इंडिविजुअल रिएक्शंस चल रही है, एक रिएक्शन का टाइम पीरियड है T1/8, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/8 टाइम कम होने में जो टाइम लग रहा है T1/8 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/10 होने में जो टाइम लग रहा है वो T1/10 है। एग्जामिनर पता है क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/8 डिवाइडेड बाय T1/10 मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जेईई एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर एक इंटीजर आएगा वो आपको वहां पर फिलअप करना होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जेईई एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन, लेकिन दिखने में इतनी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन इतना इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया है क्वेश्चन। देखो T1/8 कैसे निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन का फार्मूला होता है K = 2.303/T log A0/A। सबको पता है ये A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, A इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं 2 इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको, एक तो T1/8 और एक T1/10। 2 इक्वेशन बना लो और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये T एक नॉर्मल टाइम पीरियड है, इसको T को T1/8 पुट करते हैं। देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस T को यहां ले आओ, K को नीचे ले जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर T आ गया, यहां पर K हो गया। ये टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। तो यहां पर मैं 2 इक्वेशन बना सकता हूं। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, अगर T की जगह T1/8 पुट करते हो आप, T की जगह T1/8 पुट करते हो, तो देखो यहां पर इक्वेशन बनेगी कि A जो है ना वो A0/8 पुट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, यानी कि T को अगर T1/8 पुट करते हो ना, तो इसमें टाइम पीरियड क्या हो गया, इसमें फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/8 टाइम्स हो गई। फाइनल कंसंट्रेशन इज द 1/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A0/8 पुट करेंगे यहां पर, तो T1/8 क्या आएगा, log A0, तो A की जगह क्या पुट कर देंगे, A0/8, तो यहां पर A की जगह A0/8 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लगा दी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा, T1/10 कैसे बनेगी, T1/10 या अब क्या करना है, यहां पर आप पुट करना है कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की 10 टाइम्स कम हो गई, 1/10 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा 2.303 अपॉन के लॉग A0, तो A0 ही रहेगा डिवाइडेड बाई A की जगह क्या पुट करेंगे, A की जगह पुट कर देंगे A, देखो पहले था A, ठीक है, तो A की जगह A0 अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई भाई, T1/8 बना दिया और T1/10 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या करना है, T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 मल्टीप्लाई बाई 10 का आंसर निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझना, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2.303 कैंसिल आउट होगा, k से k कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने पढ़ा रखी है शॉर्ट ट्रिक कि अगर दो टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं तो ये क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली कट ही जाती है, फाइनल आता है log A0 अपॉन A वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A0 से A0 कैंसिल हो गया, A0 से A0 कैंसिल हो गया, कुछ बचा, बिल्कुल नहीं बचा, ठीक है। तो लास्ट में यहां पर क्या आएगा, देखो करके दिखाता हूं, T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इट कम्स आउट टू बी, ऊपर तो बच गया देखो log 8, नीचे बच गया log 10, ऊपर बच गया log 8, नीचे बच गया log 10, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम आ चुके हैं, अब मैं बाकी टर्म को मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनल हमारा ये क्वेश्चन आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, सब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 10 करना है। देखो करके दिखाते हैं, बहुत ही इजी है, ये आ गया हमारा। तो T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इट कम्स आउट टू बी log 8 अपॉन log 10। देखो ये तो वैल्यू पुट कर देता हूं, log 10 क्या होता है 1, log 10 क्या होता है 1, तो इसकी जगह तो आ गया 1। log 8 को सोल्व कैसे करेंगे, देखो log 8 को सोल्व करेंगे, log 8 को आप लिख सकते हो log 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3, पावर जो होती है log से आगे जाती है, तो हो गया 3 log 2, डेफिनेटली 3 आगे आ गया, और log 2 की वैल्यू उस न्यूमेरिकल में गिवन थी जब यह जेई एडवांस में आया था, ठीक है। कुछ वैल्यूज हैं log 2, log 3, log 4, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आप बहुत जल्दी कर पाओ, ठीक है, डेफिनेटली। तो log 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 की पावर 3 आगे जाएगा तो 3 log 2 वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 3 इंटू log 2 वैल्यू होती है 0.30 मल्टी डिवाइड बाई 1, यहां पर कितना आ गया 0.9। अभी ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है अभी यहां पर log 1/T1/8 T1/10, यहां पर 0.9 आई है वैल्यू। लेकिन अब मैंने बोला था इस ये वैल्यू नहीं पूछी आपसे, वैल्यू पूछी आपसे मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहां पर 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 9। क्या आंसर इसका 9 आंसर है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसमें आंसर होगा 9। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करने, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, यहां पर देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, द हाफ लाइफ पीरियड लिख देना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3A gives the product, it means rate of reaction is depending upon the 3 moles of reactant experimentally, ठीक है। air A0 is the initial concentration of the reactant, A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको A0 कह रखा है, चारों न्यूमेरिकल में आपको चारों ऑप्शन में A0 दे रखा है, तो A0 is the इनिशियल कंसंट्रेशन। आपसे कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला कौन सा होगा इसमें, देखो मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा है इसमें। अब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए कि हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर न्यूमेरिकल कभी भी आ गया तो एक तो क्या होता है, आप न्यूमेरिकल्स को इनको इक्वेशन को रट के चले जाओ कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो आपको मैं ब्यूटीफुल फंडामेंटल ट्रिक बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए कि रेट इक्वेशन भी कौन सी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखने का फार्मूला, ठीक है। ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, ट्रिक टू राइट रेट इक्वेशन फॉर 0, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे काम नहीं करेगी। कारण ये है कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होता है, ये आप सबको पता है, बिकॉज टी हाफ इज कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन के एंड इन दैट इक्वेशन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूं रेट इक्वेशन का, और फिर रेट इक्वेशन से मैं हाफ लाइफ पीरियड निकालना सिखाऊंगा। डेफिनेटली देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला comes out to be a for initial concentration a की power 1 minus n minus a naught is the initial concentration power 1 minus n, it comes out to be is equal to 1 n minus 1 kt, n minus 1 kt। ये आप इक्वेशन जिसको याद है वो जीरो सेकंड और थर्ड ऑर्डर की रेट इक्वेशन लिखने में कभी गलती नहीं करेगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ये बात देखना भी डेफिनेटली, और आप डेफिनेटली इस बात को एग्री भी करेंगे कि सर ने जो फॉर्मूला बताया है, जो ट्रिक निकाल कर लाए हैं सर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या याद करनी है, a की पावर 1 by n, a इज द फाइनल कंसंट्रेशन, माइनस a नोट की पावर 1 minus n, a नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, n minus 1 kt। और यहाँ पर क्वेश्चन पुट होता है सर वेयर इज द n, Here n is the order of reaction। यहाँ पर n क्या पुट करना है आपको, रिएक्शन का ऑर्डर, और यहाँ पर n की आप तीन वैल्यू पुट कर सकते हो, 0, 2 और 3, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो आप भले निकाल लोगे, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर n की वैल्यू भले ही आप देखो 1 पुट करके देखो, तो 1 minus 1, यहाँ पर a की पावर 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ भी 1 पुट करोगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगी, यहाँ भी 1 पुट करोगे 1 minus 1 ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए सारा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है। कोई फार्मूला निकल कर नहीं आएगा, कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आएगा, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब तीनों को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपका इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर निकल जाएगा, उसको भूल जाइए, पहले आप फंडामेंटल्स को समझिए, क्योंकि फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। Q&A अप्रोच से आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जीरो ऑर्डर के लिए पुट करके देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो सबसे पहली क्वेश्चन बनाते हैं फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो 1 minus 0 1 और 1 0 minus 1 -1 आएगा। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 1 minus 0, तो a का a बचेगा, माइनस 1 minus 0 a नोट बचेगा, इट इज इक्वल टू n की वैल्यू 0, तो 0 minus 1 माइनस kt आएगा। बोलो यही फार्मूला होता है कि नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको थोड़ा सा मैं रिजम्बल कर देता हूं, देखो a नोट है, माइनस का है, उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा फार्मूला बना लीजिए आप, हाँ सॉरी, a kt है, kt इधर किसका है, प्लस माइनस का, इसको इधर ले आओ, kt किसका हो गया, प्लस का, और a नोट को उधर ले जाओ, माइनस का, प्लस का, और a को उधर ले जाएंगे, माइनस का। तो यही फार्मूला बनता है ना, डेफिनेटली kt इज इक्वल टू a नोट माइनस a। डेफिनेटली आपको याद होगा ये फार्मूला, काफी बार अप्लाई करते हो आप। a नोट माइनस a जो होता है वो kt के बराबर होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेटली याद होगी आपको। ठीक है, तो kt इज इक्वल टू a नोट माइनस a, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जिसको रेट इक्वेशन निकालनी आ गई उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना बिल्कुल हलवे ज्यादा खेल है, और उसमें करना क्या है, आपको ये पुट करना है एट t इज इक्वल टू t हाफ, t 0.5, यानी कि t को अगर t 0.5 पुट करेंगे तो यहां पर एक कंडीशन लगानी होती है, वो कंडीशन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, डेफिनेटली आपको विजिबल है नीचे का, ये विजिबल तो नहीं है, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये इक्वेशन देखो, आपकी ये इक्वेशन निकल करके सामने आई कि इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे हम, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की आ गई, जीरो ऑर्डर की, kt इज इक्वल टू a नोट माइनस a। ठीक है, चलिए आप देखो अप्लाई करके दिखाते हैं। यहां पर ये ट्रिक तो हो गई हमारी, ट्रिक क्या थी, a की पावर 1 minus n माइनस a नोट की पावर 1 minus n, इट इज इक्वल टू n minus 1 kt। ठीक है, जीरो फर्स्ट
जीरो सेकंड और थर्ड के लिए। तो अभी क्या क्वेश्चन आई थी हमारी, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ये क्वेश्चन आई थी हमारी जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं टी इक्वल टू टी हाफ, टी को क्या पुट कर देते हैं टी हाफ, तो ए हो जाएगा ए नॉट बाई टू, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी इज द टी हाफ लाइफ पीरियड एंड हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम पीरियड आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हियर ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी की जगह टी हाफ पुट करके देखो, तो के टी हाफ, टी की जगह टी हाफ रख दिया तो ए नॉट ही रहेगा, माइनस ए की जगह पुट कर देंगे ए नॉट अपॉन टू, बहुत इजी, ठीक है। तो देखो के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट में से ए नॉट अपॉन टू घटाएंगे तो ए नॉट अपॉन टू ही बचेगा, ठीक है, और टी हाफ निकाल लीजिए यहाँ से, तो टी हाफ का फार्मूला आता है ए नॉट अपॉन के को नीचे ले आओ 2k। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी हाफ लाइफ पीरियड का टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेशनशिप देखना हो तो ये फार्मूला होता है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। दिस इज द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट के साथ क्या रिलेशन है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, एंड हियर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आएगा, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, क्योंकि के तो रेट कांस्टेंट है ना, इसलिए जब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर आप टी हाफ रखते हो और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट रखते हो तो ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन। वेरी इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो प्रूव हो गया, ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए अगला पॉइंट ऑफ व्यू डाल के देखते हैं। ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसके लिए जीरो रिएक्शन के लिए टी हाफ दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं इस फार्मूले को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट के लिए अप्लाई कर नहीं सकते, सेकंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। अगला देखिए फॉर सेकंड ऑर्डर सारे आ जाएंगे आपको निकालने 1 बाय 1। सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितना पुट करना है 2, तो 1 माइनस 2 क्या होता है बोलो, 1 माइनस 2 -1 होता है, तो a की पावर -1 माइनस a नॉट की पावर भी क्या है -1, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज इक्वल टू, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 रहेगा, तो kt आएगा। अब a की पावर -1 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन a माइनस a नॉट की पावर -1, तो 1 अपॉन a नॉट इट इज इक्वल टू kt। ये सबको पता है, ये इक्वेशन किसके लिए आती है, सेकंड ऑर्डर के लिए आती है कि नहीं आती, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए आता है kt इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर थोड़ा सा निकल कर आती है 1 माइनस ए माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकालता हूँ, आपको ध्यान से देखना। यहाँ पर इक्वेशन निकालते हैं, क्या करते हैं देखो, चलिए देखिए, तो यहाँ पर इक्वेशन निकाल के लाते हैं हम, के टी को ले आए, हाँ 1 बाई ए नॉट को इधर ले जाते हैं, 1 बाई ए नॉट ठीक लिखा है हमने, फार्मूला गलत तो नहीं हो गया, डेफिनेटली ठीक है, फार्मूला ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई थी 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब इसके ऊपर हाफ लाइफ पीरियड का अप्लाई करके देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होता है, जब टाइम को t इज इक्वल टू टी हाफ पुट करेंगे तो हमारा a हो गया a इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, तो a की जगह पुट कर दिए ए नॉट बाई 2, तो a की जगह ए नॉट अपॉन 2 चला गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी। देखो 2 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट, तो क्या बचेगा 1 बाई ए नॉट बचेगा, कर दे सीधा 2 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट, तो क्या बचेगा 1 बाई ए नॉट, तो 1 बाई ए नॉट। यहाँ पर t निकाल लीजिए, t को है t हाफ हो जाएगा, t क्या हो जाएगा t हाफ, तो t हाफ का फार्मूला आएगा k नीचे चला जाएगा, तो हमारा t हाफ कम्स आउट टू बी 1 बाई के ए नॉट, ये आएगा। ये फार्मूला लिख लीजिए, सेकंड ऑर्डर का t हाफ निकालने का फार्मूला है t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट, ठीक है, क्योंकि t हाफ ये रहा, k नीचे चला जाएगा। अब आप देखिए इसी केस से एक आइडिया निकल रहा है आपका कि t हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा जीरो ऑर्डर में,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था सेकंड ऑर्डर में, तो प्रूव हो गया ना कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहां पर प्रूव हो करके दिखा देता हूं मैं। फार्मूला क्या बताया था मैंने? फार्मूला ये बताया था कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। अब सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा? 1 माइनस 2 क्या होता है? -1। तो और ए नॉट की पावर -1 है तो नीचे ले जाओ 1 अपॉन ए नॉट, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली प्रूव हो गया। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड ऑर्डर के लिए अप्लाई करके देखते हैं जो आपसे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये मैं आप इक्वेशन निकाल के ला रहा हूं, उससे डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये आता है। मान लीजिए यहां पर टी हाफ है और यहां पर है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो ग्राफ आएगा हमारा हाइपरबोला की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, बिकॉज़ टी हाफ घट रहा है और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर ग्राफ, ठीक है, डेफिनेटली। चलिए अब लेते हैं हमारा थर्ड ऑर्डर के लिए। अब थर्ड ऑर्डर के लिए यहां पर पुट कर देते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन निकालते हैं, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। पुट करो 1 माइनस 3 तो कितना होता है? a की पावर -2 माइनस 1 माइनस 3 ए नॉट की पावर भी -2, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इक्वल टू n माइनस 3 कितना आएगा? 2kT आएगा। देखो कितना इजी है, इसलिए एक सिंपल ट्रिक से एनडीए सर ने जीरो सेकंड और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लिखने सिखा दिया आपको, ठीक है, ये याद रखो बस। पुट कर देना आंसर हो जाएगा। तो a की पावर -2 है तो 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर -2 तो 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? 2kT बचेगा मेरे भाई। अब लगा दो इनिशियल इक्वेशन कि एट t इज इक्वल टू टी हाफ a हो जाएगा a नॉट अपॉन 2, तो पुट करो 1 अपॉन a की जगह क्या करेंगे? a नॉट अपॉन 2। देखो कैसे इसको अच्छे से समझना है, उसका स्क्वायर करेंगे भाई। a की जगह रखा है a नॉट अपॉन 2, ऐसे a नॉट अपॉन 2, तो a नॉट अपॉन 2 करेंगे तो a नॉट का तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ऊपर चला जाएगा। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा? a नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ना, तो a नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर ऊपर क्या चला जाएगा? 4 चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2kT और t की जगह t हाफ रख दो, t की जगह t हाफ। तो देखो 4 अपॉन a नॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 3 अपॉन a नॉट स्क्वायर। भैया ऊपर अगर मान लो एलसीएम भी ले तो एलसीएम आएगा a नॉट स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा हमारा सामने? यहां निकल कर आएगा 3 अपॉन a नॉट स्क्वायर, ये आएगा 3 अपॉन a नॉट स्क्वायर। अब देखिए टी हाफ निकालना है, तो 2k को नीचे ले जाओ, तो आपका टी हाफ का फार्मूला इट इंप्लाइज t 0.5 क्या निकल कर आएगा? 2k को नीचे ले जाओ, 3/2 k a नॉट का होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूला कहां मैच कर रहा है? ये फार्मूला कहां मैच कर रहा है आपका? ये रहा, देखो 3/2 k a नॉट स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर डेफिनेटली। तो एक इक्वेशन याद करने से आपका 0 सेकंड थर्ड सारी इक्वेशन सोल्व आउट हो गई है। और यहां से एक इक्वेशन निकल कर आई है सामने कि टी हाफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो यहां पर यही फार्मूला बताया था मैंने कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर 1 माइनस n। n की जगह 3 थर्ड ऑर्डर पुट करके देखो तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2 और a नॉट की पावर -2 है तो नीचे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a नॉट का होल स्क्वायर। तो t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो कर लोगे जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की मैंने सारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला, आप याद रखेंगे। चलिए अब 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आप करते जाएंगे, उससे नए नए फंडामेंटल्स मैं निकाल कर लाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल हमने नहीं किए हैं। एक तो रह गया हमारा कौन सा? एक तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, उसका एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, वो डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और एक रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा जल्दी, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा दे हम? ये देखिए दिस वन।
क्वेश्चन है कि द मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन x² माइनस y² इज इक्वल टू 2xy। उसमें तीन इक्वेशन दे रखी है, आप डिफरेंटली देख सकते हैं। x2 रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में है, x प्लस x, फिर x प्लस y2 है। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है समझने का। प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच स्टार्ट करते हैं। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। देखो इस अप्रोच में एक बात ध्यान रखना, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। अपनी अप्रोच को ध्यान रखना, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है, यू डेफिनेटली बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये नीट की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, केमिकल काइनेटिक्स की, जेई मेंस की बहुत ही धांसू प्रॉब्लम्स में लेक्चर नंबर 6 में लेकर आने वाला हूं। और डेफिनेटली फिर केमिकल काइनेटिक्स में आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे इन 6 लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है। देखो हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है आपसे। देखो एक बात को ध्यान रखना, जब भी एक इक्वेशन एक से ज्यादा स्टेप में होती है उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स या अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन का बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, इसका मतलब रिएक्शन में एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस व्हिच आर वेरी सिंपल एंड गेट कंप्लीटेड ओनली इन सिंगल स्टेप, दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। बट दोज रिएक्शंस whose are complex reactions, they don't complete in the single step because their mechanism takes place in the 2 or 3 steps। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तो उसमें ध्यान रखना अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है, एक से ज्यादा स्टेप है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, वो रिएक्शन का RDS होता है। एंड RDS की फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। ठीक है, देखो अगर मैं इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन बनाऊं, ऊपर वाले देखो हाइपोथेटिकल इक्वेशन क्या है? मेनली x² प्लस x2 प्लस y2 इट गिव्स 2xy। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का मैं dx/dt के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, dx/dt के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा? k इंटू x2 इंटू y2, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थ्योरेटिकली अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन x2 और y2 के 1 मोल पर डिपेंड कर रही है। कितने मोल पर डिपेंड कर रही है? 1 और 1 मोल पे। ठीक है, तो रिएक्शन का ऑर्डर थ्योरेटिकली तो 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? थ्योरेटिकली 2 होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इस रिएक्शन में एक स्लो स्टेप को आपको ऑब्जर्व करना है। इस रिएक्शन में स्लो स्टेप है x प्लस y2 इट गिव्स xy प्लस y। ये रिएक्शन का स्लो स्टेप आप ध्यान से चेक कीजिए। तो रिएक्शन की जो रेट है ना, वो स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन ये कहता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिएक्टेंट्स और ओनली दोज मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट on which rate of reaction is depending experimentally। very interesting। तो देखो यहां पर एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो यहां पर रिएक्शन y2 के तो 1 मोल पर डिपेंड कर रही है, तो डेफिनेटली y2 के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 हो गया। y2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या हो गया? 1। यानी कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y2 बात करूं तो रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1। लेकिन यहां देखो हाइपोथेटिकल इक्वेशन में x2 यहां पर है, क्या है? x2। तो थ्योरेटिकली देख रहे थे, तो देखो थ्योरेटिकली तो x2 के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो ऑर्डर थोड़ी होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज मोलिकुलैरिटी। क्या होती है? मोलिकुलैरिटी। बिकॉज यहां से रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 2 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन यहां पर थ्योरेटिकली x2 का 1 मोल डिपेंड कर रहा है, बट दिस इज नॉट ऑर्डर, दिस इज मोलिकुलैरिटी। तो अगर रिएक्शन के स्लो स्टेप पे जाएं तो x2 का हाफ मोल x होता है। दिख रहा है आपको? यहां पर x2 है, तो देखो x2 का 1 मोल है, तो x2 के अगर हाफ मोल करोगे तो 1/2 कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ मोल करना है तो 1/2 कर देंगे, तो 1/2 x2 क्या होता है? x ही होता है।
होता है ना। तो देखो रिएक्शन के स्लो स्टेप में केवल x इन्वॉल्व है, यानी कि रिएक्शन x2 के एक मोल पे डिपेंड नहीं कर रही, बिकॉज इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मेरे भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में यही तो फर्क था। लॉ ऑफ मास एक्शन मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर आया था और रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर को लेकर आया था, because order is the experimental concept, experimental factor, and molecularity is the theoretical concept. And molecularity takes all the total number of moles of the reactant which take part in a chemical reaction, but order takes only those number of moles of reactant who are participating in the reaction experimentally. ठीक है, अब देखो मेरा कितना फंडामेंटल क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो मुंह से जबान से ऐसे निकलती हैं वर्ड्स बहुत ही मक्खन की तरह, आप भी ऐसे सीख जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो x2 के एक मोल पे डिपेंड नहीं करी रिएक्शन, हाफ मोल पे डिपेंड कर रही है, तो y2 के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर कितना हो गया 1, x2 के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन के स्लो स्टेप में x का हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन का जो ऑर्डर है x के विद रिस्पेक्ट टू वो 0.5 है, तो ऑर्डर ओवरऑल कितना हो गया 1 + 0.5, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर 1.5 आएगा। इस क्वेश्चन को मैंने बिना सोल्व किए कॉपी पेन उठाए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले तो मेन हाइपोथेटिकल इक्वेशन देखो, उसमें अगर आपको 3-4 स्टेप दे रखे हो तो रिएक्शन के सबसे स्लो स्टेप को उठा के बाहर निकाल लो। स्लो स्टेप में देखो रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा चूज करना है, नॉट द थ्योरेटिकल डाटा। ठीक है, तो यहाँ y2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 था, लेकिन x2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 नहीं था, बिकॉज दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी and this is actual order, because on x the rate of reaction depending upon the half moles of the x, not 1 mole of the x, that's why overall order of the reaction is 1.5। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1.5। ठीक है, डेफिनेटली, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ठीक नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो आपको एक बात बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का कैसे फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट हाउ द अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए इस तरफ है, एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है उधर, ठीक है, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसमें हम क्या शो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे आ गई, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मैंने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ली है, तो रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट यहाँ पर आपका खत्म हो गया, तो डेफिनेटली तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन है या नीचे जो रिएक्शन है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की अपनी खुद की एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तो जो लेवल है इसको हम ER बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ER इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है, तो रिएक्टेंट को ये बैरियर यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब R को अगर P में कन्वर्ट होना है तो ये थोड़ी कि डायरेक्ट ऐसे पाथ मिल जाएगा, इसको नहीं मिल रहा ना, तो R को अगर P में जाना है तो इसको ये पूरा पाथ कवर करना पड़ेगा। इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, जो हाईएस्ट एनर्जी पीक है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ इधर खड़े हो, बीच में कोई पहाड़ी है, हिल है, और आप पहाड़ी के उस तरफ देखना चाहते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू जस्ट टू रीच एट द पीक ऑफ द हिल। आपको हिल की चोटी की, पहाड़ी की चोटी पर जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा आप पहाड़ी के दूसरे तरफ का व्यू देख सकते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इट हैज टू हैव, इसको क्या होना पड़ेगा, इट मस्ट हैव दिस सफिशिएंट एनर्जी टू रीच अप दिस लेवल। तो रिएक्टेंट को बाहर से जो एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से जो मिल रही है, यहां से लेकर यहां तक जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम देंगे, उस एनर्जी का नाम है EA। EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी।
तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर करके चल रहा हूँ। मेरा यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं है कि लेक्चर लेंथी हो जाएगा या हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ये हमारा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर और क्वेश्चन आ गया तो आप गलती नहीं करोगे। चलिए देखिए, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं कि प्रोडक्ट में करंट हो जाए, तो हमने बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर होता है ना, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिल के इस तरफ खड़े हो आप हिल के दूसरे तरफ का व्यू देखना चाहते हो, तो यू हैव टू रीच अप टू द टॉप ऑफ द हिल। तो वहां पर हिल का जो टॉप है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को शो करते हैं ET से, E के नीचे T लगा देंगे, T फॉर थ्रेशोल्ड। तो देखो रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी इतनी थी और एक्स्ट्रा एनर्जी हमने कितनी सप्लाई की? EA के बराबर। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है। बोलो आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में? भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पर है, ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का क्या सिंपलीफिकेशन निकल कर आया? देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is supplied to the reactant so that its energy becomes equal to threshold energy। आया फंडामेंटल समझ में? फिर से बोलूं लाइन, फिर से सुनिए। The activation energy is that extra amount of energy which is supplied to the reactant so that its energy becomes equal to threshold energy and it can easily cross the barrier and becomes converted into the product। So that's why this is the concept of threshold energy। अब threshold energy क्या होती है? threshold energy होती है the minimum amount of energy so that a reactant must have। भाई अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, तो ये मिनिमम एनर्जी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द minimum energy which a reactant molecule must have to convert into product या to undergo effective collisions। क्योंकि रिएक्टेंट के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स वही होते हैं जिन कोलिजन्स के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो। तो उन दोनों कंडीशन में हमारी कोलिजन थ्योरी सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्लस ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट threshold energy, so that's why they become converted into the product and they will lead to the formation of rate of reaction increase हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ER प्लस ET। अब कैटलिस्ट का रोल क्या है? अब तक से रिएक्शन है जो मैंने दिखाई आपको, दिस इज द विदाउट कैटलिस्ट। क्या है ये? विदाउट कैटलिस्ट। एक बार रुकिए, सुनिए, ये जो रिएक्शन है ये है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब विद कैटलिस्ट रिएक्शन को करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो कैटलिस्ट है ना, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। क्वेश्चन पुटअप होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ ए कैटलिस्ट वर्क्स, हाउ ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट शॉर्टर एनर्जी पाथ बिकॉज इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो देखिए कैसे होगी रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। मान लीजिए अभी जो रिएक्शन में एनर्जी चाहिए थी वो ये थी आपकी EA एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अभी हमने कोई बाहर से कैटलिस्ट नहीं डाला है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को मैं EA प्राइम कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? EA प्राइम। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये रिएक्शन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये इसका मतलब आपने क्या किया? आप पहाड़ के उस तरफ का हिल का उस तरफ का व्यू देखना चाह रहे हो तो हमने पहाड़ के ऊपर से थोड़ी सी कटाई कर दी
ताकि वो पीक है वो नीचे शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा वो पीक है यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई है। अब आपको इतनी ज्यादा एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी पहाड़ का उस तरफ का व्यू देखने के लिए। तो डेफिनेटली ये काम कैटलिस्ट ने किया है। तो पहले एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, अब एनर्जी यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक रह गई है। ये एनर्जी आपकी आई EA प्राइम। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अब देखो क्या हो रहा था, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो कम ही मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, बहुत कम मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे। अब हमने कैटलिस्ट ने क्या किया, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को नीचे शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी घटने से क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे हैव सफिशिएंट एनर्जी सो दैट दे easily cross the threshold energy barrier. So that's why more of the reactor molecule get converted into product and rate of reaction get increases. So that's why we can say that catalyst increases the rate of reaction by decreasing the activation energy and by providing alternate shorter path. Definitely कर लोगे आप। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आया एक्टिवेशन एनर्जी का। अब ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्शन के रेट के अंदर चेंज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट का टाइप कैसा है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रोमोटर पॉइजन घटा देते हैं, तो ये बातें हम पढ़ लेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कभी भी कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो आपसे कह रहे कि कैटलिस्ट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है, ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट तो नहीं करता, बट इट हेल्प्स टू रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में मदद जरूर कर सकता है। मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जल्दी नहीं हो पा रही है, तो हम एक कैटलिस्ट अप्लाई कर देंगे, तो रिएक्शन बजाय इक्विलिब्रियम में है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम की स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू रीच इजीली। वो इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और डेल्टा एस, डेल्टा जी, ठीक है, और डेल्टा एच, इनके ऊपर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द, तो चलिए देखिए, तो हम क्या बोले थे, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज, गिव्स एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। इन तीनों को अफेक्ट नहीं करता। और इट आल्सो नेवर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इट कैन इजीली, इट हेल्प्स द इक्विलिब्रियम टू रीच फास्टर। ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है, अगर पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट कैटलिस्ट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो पहला कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, रिएक्शन अपने आप इनिशिएट होती है। कैटलिस्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीजिंग, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फास्टर, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो इनिशिएट नहीं करता, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज, यही गलत है। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बताया था मैंने, ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, कह रहा है हो जाती है, लेकिन होती नहीं है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होना चाहिए था, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अगला ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कैटलिस्ट अफेक्ट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो होते हैं, एंजाइम्स ऑल आर प्रोटीन्स इन नेचर, नेचर में प्रोटीन्स होते हैं एंड दे अंडरगो बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जो हम बोल सकते हैं एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और आपका अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम सारे क्या होते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो दीज आर द एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, जिनको हम बोल सकते हैं। तो एंजाइम डेफिनेटली रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं। और को एंजाइम जो होते हैं, को एंजाइम पता है क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटलो एंजाइम है,
आपका क्लोरोफिल के अंदर, विटामिन B12 के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को कहीं ना कहीं एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, तो कोएंजाइम में कोफैक्टर भी होते हैं। तो ये तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है, कभी भी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आप यहां से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इन एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है एक्सोथर्मी का ग्राफ, एंडोथर्मी का ग्राफ। तो आप यहां से समझेंगे और फिर हम एक रिएक्शन लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन लेंगे, फिर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E, एक्टिवेशन एनर्जी E दे रखी है नो डाउट। द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा H, डेल्टा H द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बोथ किलोजूल पर मोल में है। आप क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है इट विल बी लेस देन डेल्टा H, इक्वल टू डेल्टा H, मोर देन डेल्टा H और इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता देता हूं। अगर ये आपने दोनों सीख लिए ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बिल्डअप होंगे और कैसे आपको टैकल करने हैं, अगर आप वो चीज समझ गए तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई एश्योर यू, बड़े ध्यान से समझना, और मैं बिल्कुल इजी वे में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सिखाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले सीखते हैं जो आपका क्वेश्चन आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता क्या है। पहली बात तो ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात कंडीशन देख लिया करो भाई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने से पहले कंडीशन देख लो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, सबको पता है ये डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब डेल्टा H पॉजिटिव कब आएगा, क्योंकि एंथैल्पी निकालने का फार्मूला है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यही तो लॉजिक है भाई, डेल्टा H पॉजिटिव क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट H फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR। अब देखो डेल्टा H पॉजिटिव कब आएगा, जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम हो। भाई ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अब देखो, और एक बात तो ध्यान रखना, डेल्टा H निकालने का फार्मूला एक और होता है। क्या होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, F फॉर फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड। और इस फार्मूला को लगाने के बाद भी आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये डेल्टा H का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव कब आएगा। देखो डेल्टा H पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा हो, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यही तो लॉजिक सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं इसके ऊपर। अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बार सीख लो कैसे बनेगा। जैसे ये आपका डायग्राम मैंने ले लिया, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इधर पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, एंड हियर इट इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। इधर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो HP ज्यादा होना चाहिए और HR कम होना चाहिए। तो देखो ये कब पॉसिबल है, लोअर एनर्जी लेवल पे तो कर दो HR, मतलब रिएक्टेंट को लोअर एनर्जी लेवल पे कर दो, एंथैल्पी एनर्जी लेवल ही होता है, और ये इसको हाई लेवल पे कर दो, तो ये लो लेवल पे और इसको हाई लेवल पे, ये लो पे ये हाई पे। तो ऐसे रिएक्शन जा रही है और यहाँ पे आके खत्म हो गई। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट, ये होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक नीचे टच कर दो, यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया आपका HR। क्या हो गया, HR। और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आपका HP। डेफिनेटली समझ गए। अब देखो HR थोड़ा सा है, HP इतना सारा है। अब इस रिएक्शन को डॉटेड आगे बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे मैंने इसको आगे प्रोसीड कर दिया। अब देखो, अब ये HR और ये HP, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपका डेल्टा H है।
समझ गए? तो दिस इज द डायग्राम फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एचपी को हाई लेवल पे करना था ना, ज्यादा एनर्जी करना था, उसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो डायग्राम अपने आप बन गया। डायग्राम बनाने की ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब देखो, अब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, तो अब एक बार देखो, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, अगर मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आ जाओ, ये क्या हो गया? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ पा रहे हो? ये तो हो गया EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो, अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, तो अब यहां से यहां तक ये क्या होगा? ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो यहां से इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है, तो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब पूरी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन की कम है। तो ये बोला था मैंने, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की ज्यादा होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन की कम होती है। तो दैट्स व्हाई डेल्टा एच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव होने का दूसरा सिंबल क्या है? एचपी मस्ट बी ग्रेटर देन एचआर। तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपका डेल्टा एच डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो पहली इंफॉर्मेशन सुनो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। For delta H becoming positive, HP must be greater than HR. So HP must be greater, HR will be lower. So delta H comes out to be positive. And for delta H to become positive, enthalpy of the activation energy for the forward reaction is greater than activation energy for the backward reaction. समझ गए आप फंडामेंटल को? अब आप देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की इतनी ज्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन कितनी ज्यादा है, और फिर से वही डिफरेंस निकल कर आ रहा है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड घटा दो, तो यहां से लेकर यहां तक वही डिफरेंस दोबारा से फिर से क्या आएगा? आपका डेल्टा एच आएगा निकल कर। डेफिनेटली क्लियर हो गया फंडामेंटल? कीजिए, बहुत कीजिए। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, वो मैं आपको अगले जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, वहां पे मैं अगले लेक्चर बताऊंगा। लेक्चर नंबर 6 में कुछ और डिफिकल्टी लेवल भी आता है कि log k की सेंस में 1/t की सेंस में क्वेश्चन आ गया तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के ग्राफ कैसे बनते हैं, अभी फिलहाल नॉर्मली सिखा रहा हूं। अब देखो, थोड़ा थोड़ा माइनर सा चेंज करेंगे। अगर मैं दूसरा ग्राफ लूं, ग्राफ नंबर 2 एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अब की बार मैं ले रहा हूं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा? क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब डेल्टा एच को नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा? जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा हो, ठीक है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा हो तो डेल्टा एच यहाँ पर की वैल्यू क्या होती है? ये फॉरवर्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए, और तो डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए तो इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कम होती है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज्यादा होती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं ग्राफ के अंदर चेंज करता हूं, क्योंकि ये ग्राफ था आपका एंडोथर्मिक का, अब ग्राफ बनाएंगे नितेश सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये ग्राफ बच्चा समझ जाएगा जो ध्यान से देख रहा है, ठीक है। अब देखो, कंडीशन को सेटिस्फाई करो, ग्राफ बन जाएगा। कंडीशन क्या है सर? एचआर हाई लेवल पे करना है और एचपी अब की बार लो लेवल पे करना है। तो मेरे भाई अब की बार ये हाई लेवल पे और ये लो लेवल पे। तो देखो आप बनाओ ग्राफ, ये बन गया, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखो, ये आपका ग्राफ निकल कर आएगा डेफिनेटली। तो अब की बार देखो, ये एनर्जी यहां से लेकर यहां तक ये ज्यादा है, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एचआर, और ये एनर्जी यहां से लेकर यहां तक थोड़ी कम है। अब की बार ये हो गया एचपी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब की बार मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू का नाम हो जाएगा डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच नेगेटिव आएगा क्योंकि अब की बार रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। आगे फंडामेंटल समझ में। अब डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, रिवर्सिबल काइनेटिक्स है,
तो अब की बार देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन EAF। अब की बार कम चाहिए क्योंकि ये वैल्यू कम है, और यहां से लेकर यहां तक लेकर आएंगे, यहां से लेकर यहां तक लाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना इजी है और बैकवर्ड रिएक्शन में आना डिफिकल्ट है। अब एक ग्राफ मैंने वहां पर एक चीज बताना भूल गया था, मैं दोबारा देख लीजिए। ये ग्राफ जो आया था हमारा एंडोथर्मिक का, रिएक्टेंट लो लेवल पे था और प्रोडक्ट आपका हाई लेवल पे था। तो HP माइनस HR की जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही थी, अब देखो एक वैल्यू ये थी और आपकी एक वैल्यू ये थी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा होती है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। ये बात प्रूव हो गई ना, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर अप्लाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल बाय हाई टेम्परेचर बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। अब दूसरी बात सुनो, व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो फेवर एट द लो टेम्परेचर, बिकॉज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि पहले से एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है, ठीक है। तो आप रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करेंगे, तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कम है और बैकवर्ड की ज्यादा है, तो आप ये डिफरेंस जो देखोगे वो माइनस आएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, सो डेल्टा H कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी गलती नहीं होगी। अब आपको जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था उसके बेस पर एक क्वेश्चन देखो, ये आपका मिनट में सोल्व होगा पढ़ते ही। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, The energy of activation is EA, एक्टिवेशन की एनर्जी E है, और जब भी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो आप एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब तक रिवर्सिबल काइनेटिक्स ना बोला जाए, तब तक आप फॉरवर्ड रिएक्शन को लीड करेंगे। तो देयर इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज लेसर देन डेल्टा H, मोर देन डेल्टा H, इक्वल टू डेल्टा H। पहले ये चेक करते हैं। देखो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, तो ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, देखो ये रहा डेल्टा H, ये क्या है डेल्टा H। तो डेल्टा H की वैल्यू तो बहुत कम है। देखो भाई डेल्टा H होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, समझ गए। तो अब ये एग्जामिनर पूछ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है तो उसको फॉरवर्ड मानेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की देखो कितनी आएगी, इस साइन को इधर ले आओ, तो डेल्टा H प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप डेल्टा H में कुछ ऐड कर रहे हो तभी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की आ रही है। तो यहां पर जो डेल्टा H है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी है, वो डेल्टा H से ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन डेल्टा H। तो ऑप्शन कम्स आउट टू बी मोर देन डेल्टा H, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा H फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब एक बात और सुनो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पूछा होता, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन तो एनर्जी बहुत कम है, डेल्टा H की वैल्यू देखो इतनी सी है, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की देखो कितनी ज्यादा है। यहां से देखो, यहां से लेकर यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और आपकी बात क्या है बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और भी ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा H से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां से भी क्वेश्चन आपका पुट अप हो सकता है। तो आप दोनों ग्राफ से क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग देखो बड़ा इजी है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेता हूं मैं N2 + H2 इट गिव्स 2NH3, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं एक बार, N2 + 3H2 2NH3 हो गया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, और अमोनिया के 3 मोल है, 2 मोल है। तो इस रिएक्शन को dx/dt की सेंस में अगर लिखें
तो इसको लिखने का तरीका है, देखो आपको समझा देता हूं। जैसे अगर एक नॉर्मल रिएक्शन है ए प्लस बी बी, इट गिव सी सी प्लस डी डी, यानी कि ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए है, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है, सी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी है और डी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी है। बट ए और बी आर द रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। अब टाइम के साथ क्या होता है, जब रिएक्शन शुरुआत ही नहीं हुई है, एट टाइम t is equal to 0 the reactant having maximum concentration and product have no zero concentration। ये प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ है ना, जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। लेकिन टाइम के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट स्टार्ट टू कंज्यूम एंड प्रोडक्ट स्टार्ट टू फॉर्म। भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंज्यूम होने लग जाता है, प्रोडक्ट बनने लग जाता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो डिक्रीज आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, या इसको हम बोल सकता हूं द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम and rate of reaction can also be defined as the rate of increase of concentration of product with respect to time। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो यहाँ पर जो मोल्स दिए होते हैं A, B, C, D, these are called stoichiometric coefficient। क्या बोलते हैं इनको? stoichiometric coefficient। और ये stoichiometric coefficient n होते हैं, n is the number of moles। और जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये 1/n की सेंस में चले जाते हैं। किसके सेंस में? 1/n की सेंस में। A चला जाएगा 1/a, B 1/b, तो ऐसे लिखेंगे इसको। इस रिएक्शन का जो dx/dt लिखा जाएगा, अब A और B की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, तो इसमें तो क्या करेंगे, माइनस dA/dt, मतलब डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू माइनस dB/dt, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का क्या है, A, तो A आ जाएगा यहाँ पर -1/a, कोई दिक्कत नहीं है। B का क्या आ जाएगा, -1/b। आगे बढ़ते हैं, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो dC/dt की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इट इज इक्वल टू, और D की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस के साइन के पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट C है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1/c और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1/d। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन के सेंस में लिख के दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन को आप मिनट में समझ जाओगे आप। dx/dt, नाइट्रोजन क्या है आपके रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो माइनस का साइन आएगा। चलो आगे बढ़ो, इट इज इक्वल टू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी डिक्रीज कर रही है, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो ये हो जाएगा -1/3। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन घटती है, और 3 का हो जाएगा 1/3। इजी है। चलो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 के क्या हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका तो सीखे होंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं 1 मिनट में आप समझ जाओगे। मैं पहले क्वेश्चन के साथ आता हूं आपके लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन क्या है, यही इसके बेस पे आप क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है कि फॉर द रिएक्शन, देखिए 2 है, इन द रिएक्शन BrO3 नेगेटिव प्लस 5Br नेगेटिव। देखो BrO3 नेगेटिव, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। BrO3 नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन प्लस 5Br नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, इट गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। ठीक है, जो एक्वा सॉल्यूशन है आप वो अपने आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे। इस रिएक्शन को dx/dt के सेंस में लिखना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, देखो जब रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए 2 टर्म यूज करते हैं। देखो ध्यान रखना, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर होता है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट जब बनता है या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आप देखो क्वेश्चन किसकी सेंस में पूछा गया है वही आपको दिमाग लगाना है, बस बाकी चीजों को छोड़ देना। कह रहा है
कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की अपीयरेंस, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन कहां पर है, ये रहा, ये BrO3 मत ले लेना, केवल ब्रोमाइड बोला क्योंकि BrO3 तो क्या है, ब्रोमेट आयन है, ब्रोमेट नॉट ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड ये है 5Br नेगेटिव, केवल इसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, तो बाकी चीजों को भूल जाओ, इसके विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। ये आप देखो, ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में है तो रिएक्टेंट है, राइट साइड में है तो प्रोडक्ट है, एरो के दोनों तरफ देख लेना। तो इस रिएक्शन का dx/dt क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 5 है तो क्या हो जाएगा, -1/5, रिएक्टेंट है ना, और Br नेगेटिव कंसंट्रेशन, तो dBr नेगेटिव बाई dt। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्टेंट, अब उधर क्या है, प्रोडक्ट, और 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +1/3, और रिएक्ट क्या है, प्रोडक्ट, Br2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखो कौन सी साइड बैठती है। अगर मैं डी, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1, अगर dBr2/dt निकालते हैं तो -3/5 आता है। देखो ये रहा, ये dBr/dt। देखो अगर मेरे को केवल ये पॉइंट निकालना है तो मैं 3 को यहां ले आऊंगा, समझ पा रहे हो। अरे dBr2/dt निकालना है, ऑप्शन नंबर ए देखो, तो ये 3 क्या आ जाएगा, ये 3 आपका आ जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, -3/5 dBr नेगेटिव/dt। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आ रहा है। चलो बाकी ऑप्शन और चेक कर लेते हो, ठीक है या नहीं है। तो बाकी ऑप्शन में क्या रहा है, dBr2/dt -5/3, तो ऑप्शन बी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो, dBr2/dt 5/3, 5/3 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें माइनस का साइन नहीं आ रहा, ठीक है। और 3Br2/dt 3/5, अब इसमें भी माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप कर लेंगे क्योंकि dBr2/dt ये तो प्रोडक्ट है, यहां तो प्लस रहेगा ही रहेगा, ये साइन यहां पर आ गया तो माइनस हटानी है अभी, तो -3/5 dBr नेगेटिव/dt, तो ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। चलो अब ये क्वेश्चन आपको आ गया है, चलो इसके सेंस में दूसरा क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर है, देखो, फॉर द रिएक्शन N2 + 3x2, ये रही 2-3, ये क्वेश्चन AIPMT 299 में आया हुआ है, 2009 में। कह रहा है अगर dNH3/dt, हाँ बहुत अच्छा है, देखो ये कह रहा है dNH3/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज गिवन 2 × 10⁻⁴। देखो गिवन है मोल पर लीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -dH2/dt। अरे इतना आसान है, ये पूछ रहा है कि -dH2/dt की वैल्यू पूछ रहा है, -dH2/dt। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना, क्या आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भाई अमोनिया प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट, तो आपकी ये कंसंट्रेशन है, देखो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा अमोनिया, तो यहां तक इसको डिलीट कर दीजिए। चलो इसको यहां तक हटा दिया मैंने, अब इसका कोई रोल नहीं है, ये बस हो गया। देखो आपको d अमोनिया/dt दे रखा था और आपको पूछा क्या है, dH2/dt। तो देखो इस इक्वेशन से मैं रीअरेंज कर लेता हूं, एक बार ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूं। dH2/dt पूछा है ना, तो dH2/dt मेरे को पूछा है, इट इज इक्वल टू, ये 3 जो होगा ये यहां चला जाएगा, समझ पा रहे हो, कि हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁴, या फिर मैं इसको एक बार लिख देता हूं dH2/dt, ठीक है, ये 3 आपका वहां चला गया, तो ये क्या बचेगा, d अमोनिया/dt। अब d अमोनिया/dt की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दे रखी है ना, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 10⁴, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना इजी है, 3 × 10⁴। आपका देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। इजी है ना, तो कितना इजी कॉन्सेप्ट था, आप आसानी से टैकल आउट कर सकते हैं। देखो अगर यही क्वेश्चन दूसरे सेंस में पूछा होता, कैसे, आपसे कह रहे थे डी हाइड्रोजन/dt की कंसंट्रेशन दे दी, अब की बारी है dH2/dt, ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 5.4 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड,
ठीक है। और आपसे पूछ ले डी अमोनिया बाई dt निकालना है। क्या निकालना है? डी अमोनिया बाई dt। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरा रिवर्स तरीके से करना पड़ेगा। कर देंगे। अब की बार DH2 बाई dt दे रखा है और डी अमोनिया बाई dt आपसे पूछ रहा है। कर देंगे। तो देखो दोनों में क्या रिलेशनशिप बनेगी? ये वाली, ये डी अमोनिया बाई dt निकालना की बार कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? इस 2 को उठा के यहां ले आओ, ठीक है। ये बचेगा 2/3 DH2 बाई dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 2/3 मल्टीप्लाई बाई DH2 बाई dt की वैल्यू ये रही 5.4 इंटू 10⁻⁻5। 3 कितने पे जाएगा? 18 की 54 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन की क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, इजी क्वेश्चन है, मिनट में कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी क्वेश्चन भी हो गया आपको, और तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो हाँ ये भी रिएक्शन भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, इजीली है। तो आपसे एक क्वेश्चन में लास्ट डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली। इस लेक्चर में हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ लिए और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने रेट इक्वेशन निकालने के फार्मूले देख लिए। कुछ अच्छी एक दो स्टार्टिंग की जेईई मेंस की प्रॉब्लम ली थी। और कल जो हमारा लेक्चर आएगा लास्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स 6 लेक्चर, वो देखना ना भूले, क्योंकि उसमें हम अब तक जितने भी 5 लेक्चर पढ़ाए हैं उन सब का निचोड़ उस लेक्चर में डालेंगे। तो दिस इज द विल बी सो मच बेनिफिशियल। ऑल द केमिकल काइनेटिक्स रिवीजन इन द वन शॉर्ट लेक्चर विल बी द केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 6 and I will discuss most important tricky problems and very interesting problems regarding chemical kinetics in the lecture number 6, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेट कांस्टेंट K1 and K2 for the two different reactions are 10⁻16। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए 10⁻16 एक्सपोनेंशियल की पावर -2000/t एंड 10⁻15 एक्सपोनेंशियल की पावर -1000/t रेस्पेक्टिवली। कह रहा है किस टेम्परेचर पर K1 K2 इक्वल आएंगे। इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। दिस इज द DIY क्वेश्चन, डू इट यूरसेल्फ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सोल्व करके। नहीं होगा तो हम लेक्चर नंबर 6 में लेंगे उसको। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और जो सबसे फास्ट इसका आंसर देके कमेंट बॉक्स में बताएगा, आई विल टेक द नेम ऑफ दोज पर्संस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। करना शुरू कर दीजिए। अगले लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 5 रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया जो हम पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा पा रहे थे। कैटलिस्ट का इफेक्ट भी पढ़ लिया, उसके साथ साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लिया, और कुछ नए फंडामेंटल्स सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की हमने काइनेटिक्स भी पढ़ ली जो हम मोस्टली अवॉइड करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर 6 में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन so that you can get more and more interesting and tricky lectures regarding physical chemistry। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम में से चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि हमने +2 का एक चैप्टर ले लिया केमिकल काइनेटिक्स, अब फिजिकल केमिस्ट्री में 11th का चैप्टर ले लेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर से बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहां उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बाद, ठीक है। या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम कौन सा लेक्चर आगे फिजिकल केमिस्ट्री का पिकअप करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 6। डोंट फॉरगेट टू वॉच, और पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, हाफ लाइफ पीरियड का और इसके तरफ दूसरा आ गया न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट लेक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखने शुरू कर दीजिए। मिलते हैं लेक्चर में, थैंक यू।